आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संपत्ति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्ति का भौतिक वस्तु पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो संपत्ति कहलाता है। लॉस्की के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व पूंजी पर नियंत्रण और श्रमिकों को निर्देशित करने की शक्ति सुनिश्चित करता है। रॉसडॉल के अनुसार चरित्र के विकास के लिए संपत्ति आवश्यक विशेषता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखा और संपत्ति का स्वामित्व उत्पादक वर्ग को सौंपा, किंतु कालांतर में प्लेटो ने लॉज नामक अपनी कृति में यह मत व्यक्त किया कि सभी लोगों में संपत्ति का समान रूप से वितरण होना चाहिए। अरस्तू के अनुसार संपत्ति का असमान वितरण क्रांति को जन्म देता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य पैतृक संपत्ति से वंचित होने की तुलना में पिता की मृत्यु को अधिक आसानी से भूल जाता है। हॉब्स ने संप्रभु का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य संपत्ति की सुरक्षा करना घोषित किया है। संपत्ति का उदारवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार उदारवाद के प्रमुख प्रवर्तक जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा। लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्रचलित था और राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई है और राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई है। हीगल ने लॉक के इस मत का समर्थन किया है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित किया है। उसके अनुसार व्यक्ति की सहमति के बगैर राज्य न तो उसकी संपत्ति हड़प सकता है और न उस पर कर लगाने का अधिकार है। रूसो ने लॉक के इस मत को संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है स्वीकार नहीं किया है। उपयोगितावाद के प्रवर्तक बेंथम ने संपत्ति के अधिकार को अधिकतम सुख का साधन बताया और यह तर्क दिया कि कानून को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। बेंथम ने यह भी कहा कि उपयुक्त मत का अर्थ यह नहीं कि समाज में घोर आर्थिक विषमता को प्रेरित किया जाए। अतः बेंथम का सुझाव है कि समानता और सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए दिया जाता है जिसका उद्देश्य समाज हित हो, क्योंकि ग्रीन को यह आशंका थी कि एक व्यक्ति की संपन्नता दूसरे व्यक्ति की विपन्नता का कारण बन सकती है। भूसंपत्ति के विषय में ग्रीन ने तर्क दिया कि भूमि इतनी सीमित है कि यदि उसका बहुत बड़ा भाग अधिकृत कर लेता है कोई, तो अन्य लोग उससे वंचित हो जाते हैं। अतः राज्य को भूसंपत्ति का नियमन सर्वहित के पक्ष में करना चाहिए। संपत्ति के उदारवादी सिद्धांतों की मुख्य 3 श्रेणियों में रखा गया है। उदारवादी सिद्धांत को मुख्यतः 3 श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी है? तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, श्रम के फल का सिद्धांत और सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। न्याय के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में संपत्ति को मौलिक अधिकार माना जाता है तथा अधिकार किन्हीं विशिष्ट संस्थाओं पर निर्भर नहीं होता। यद्यपि कुछ संस्थाएं दूसरे की तुलना में प्राकृतिक कानून के अधिक निकट होती है। ब्लैकस्टोन ने संपत्ति को पूर्ण अधिकारों की कोटि में रखा है। दूसरा है श्रम के फल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन लॉक हैं। उनके अनुसार प्रकृति प्रदत्त वस्तु के साथ जब व्यक्ति का श्रम जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है। लॉक ने यह मत दिया कि व्यक्ति को श्रम के केवल उन्हीं उपादानों पर अधिपत्य होना चाहिए जिनका उपयोग वह कर सकता हो। लॉक की दृष्टि में संपत्ति श्रम का ही फल थी, इसलिए उसने संपत्ति की ऐसी संकल्पना स्वीकार नहीं की जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट मनुष्य इतनी संपदा एकत्र कर ले कि इस समाज दीनहीन और दरिद्र हो जाए। लॉक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का मुख्य रूप से 2 तरह की परिस्थितियों में संपत्ति के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य हो जाता है। पहला, जब संपत्ति स्वयं आय का स्रोत बन जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत संपत्ति के स्वामी को अति अल्प श्रम करना पड़ता है। दूसरे के श्रम के बल पर उसकी संपत्ति में वृद्धि होता जाता है। दूसरा, जब सामाजिक निवेश के उपरांत निजी संपत्ति के स्वामियों को अपरिमित लाभ होता है, जबकि वह लाभ समाज को प्राप्त होना चाहिए। उपयुक्त समस्याओं में ही समाजवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। समाजवादी चिंतन के अनुसार संपत्ति 2 तरह की होती है। एक संपत्ति वह जिसे श्रम का फल माना जाए, द्वितीय वह जिसे उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में लक्षित होती है। अतः ऐसे स्वामित्व का कठोर विनियमन
सामाजिक न्याय की प्रथम शर्त है। एडम स्मिथ का मत है कि संपत्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। विलियम गॉडविन के अनुसार संपत्ति सामाजिक और नैतिक बुराई की जड़ है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। प्रूधा के अनुसार संपत्ति चोरी है। वही बुकानिन का यह मत है कि राज्य और संपत्ति दोनों को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये दोनों शोषण के कारण हैं। तीसरा और अंतिम है सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। संपत्ति का यह सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह मानता है कि दूसरे सामाजिक अधिकारों की भांति संपत्ति के अधिकार को भी इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि वह सार्वजनिक हित या जन कल्याण में कितना योग देता है। स्वामित्व का वितरण किस ढंग से हो रहा है। टॉनी के अनुसार संपदा के एक जगह केंद्रित होने का भयानक परिणाम यह हो सकता है कि समुदाय के सीमित संसाधन को निरंतर ऐसी चीज़ों के उत्पादन या संरक्षण में लगा दिया जाए जो फिजूल खर्च का प्रतीक हो, जबकि राष्ट्र को ज़्यादा ज़रूरत कल्याण कार्यों की हो। आर्थिक विषमता लोकतंत्र को विध्वंस करता है, इसलिए टॉनी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के 2 सुझाव दिए। पहला, एक वर्ग को ऊंचा उठाने वाले विशेषाधिकारों का समापन। दूसरा, आर्थिक शक्ति संपन्न तानाशाह को सार्वजनिक सत्ता के प्रति उत्तरदायी बना दिया। लॉस्की के शब्दों में किसी व्यक्ति को संपत्ति का नैतिक अधिकार तभी होना चाहिए जब उसे संपत्ति अपने कर्तव्य पालन के बदले प्राप्त हो। अगला है संपत्ति के संबंध में लॉस्की के विचार। संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए लॉस्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इस सिद्धांत का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। संपत्ति के अधिकार व्यक्ति को श्रम के लिए प्रेरित करता है, अतः लॉस्की के मतानुसार मनुष्यों को आत्मसिद्धि में सहायक वस्तुओं पर नियंत्रण करने का अधिकार है। लॉस्की पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार को अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है, जो उसे अपने कार्य को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हो। पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त संपत्ति पर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह इसका अपने ढंग से प्रयोग करे, परंतु लॉस्की कहता है कि इसके बावजूद समाज के सदस्य स्वतंत्रता से वंचित रह सकते हैं। अतः इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से लॉस्की ने औद्योगिक संगठन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार उद्योगों का संगठन सार्वजनिक सेवा का नियमानुसार होना चाहिए। औद्योगिक पूंजी के स्वामी को नियत लाभांश तो मिले, परंतु स्वयं उद्योग पर उसका नियंत्रण न हो, बल्कि यह नियंत्रण श्रमिक वर्ग के हाथ में होना चाहिए। संपत्ति के संबंध में हबहाउस के विचार। व्यक्तिवाद तथा संपत्ति के अधिकार पर सीमित कराधान को हबहाउस ने स्वतंत्रता का अतिक्रमण कहा। इसके अनुसार मूल्य का सच्चा सृजक एवं समुदाय को उसकी आवश्यकताएं हैं, उस पर समुदाय का ही अधिकार होना चाहिए। हबहाउस के मतों में एकाधिकार से प्राप्त मूल्य पर पूंजीपतियों के आधिपत्य को रोकने का एकमात्र उपाय है सार्वजनिक नियंत्रण। हबहाउस ने समाजवाद के ऐसे किसी भी रूप को स्वीकार करने से इनकार किया जिसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र को उपयुक्त स्थान प्राप्त न हो। हबहाउस ने उदारवादी समाजवाद का समर्थन किया, जिसमें लोकतंत्रीय व्यवस्था हो तथा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो ताकि वह अपने उचित विकास कर सके। हबहाउस के मत में संपत्ति असीम नहीं और राज्य को यह अधिकार है कि वह सर्वहित का संवर्धन के लिए इस संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकता है। हबहाउस ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में लिखा है कि कराधान की वास्तविक कार्य को संपत्ति का भाग वापस देना है, जिसका उद्भव स्वयं समाज से ही हुआ है, और राज्य यह कर सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में प्रयोग करता है। अगला है संपत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी व्यक्ति संपत्ति का विरोध करते हैं। इनके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, समाज 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बट गया है। दूसरा, पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व के कारण मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तीसरा, व्यक्ति संपत्ति परायपन की भावना को जन्म देती है। मार्क्सवाद के अनुसार जब तक उत्पादन के प्रमुख साधन निजी संपत्ति के विषय रहेंगे, तब तक समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के आदर्श को साकार नहीं किया जा सकता। परंतु मार्क्सवाद ने समस्त संपत्ति को बराबर बांटने का समर्थन नहीं किया, बल्कि संपत्ति का निजी स्वामित्व समाप्त कर उस पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करने का पक्ष लिया। तो इस तरह से हमारा संपत्ति आज ख़त्म होता है। संपत्ति टॉपिक हमारा आज के इस वीडियो में ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।